बात ज़्यादा पुरानी नहीं है। एक किसान था भोलू। भोलू के आलू के खेत में एक पौधा बहुत बड़े कद का हो गया। वह पौधा दिन पर दिन और बड़ा होता जा रहा था। भोलू की समझ में नहीं आ रहा था कि आलू की खेत में ऐसा पौधा कहाँ से आ गया और वह क्यों वैसा लंबा चौड़ा होता जा रहा है। कुछ दिन बाद उस पौधे पर खूब बड़े बड़े फूल आए। फिर वह पौधा पककर सूख गया। भोलू ने उसे उखाड़ना चाहा तो वह उखड़ा ही नहीं। भोलू ने उसकी जड़ खोदी तो आलू की बजाय वहाँ एक बहुत बड़ा कद्दू निकला। भोलू हैरान, भोलू के खेत में इतना बड़ा कद्दू कैसे निकल आया। खैर, उसने कद्दू को सावधानी से खोदकर बाहर निकाला, उसकी मिट्टी झाड़ी, फिर उसे उसने दोनों बाहों में उठा लिया और घर चल पड़ा। उसका घर खेत के पास ही था। शाम हो गई थी, जरा अंधेरा था। रास्ते में उसे एक पत्थर की हल्की सी ठोकर लगी और उसके हाथ से कद्दू छूटकर नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही कद्दू टूट गया, परंतु नीचे तो अजीब नज़ारा था। कद्दू में से 13 छोटे छोटे परंतु जरा मोटे गिलहरी जितने बौने निकल आए। भोलू सहम कर पीछे हट गया। उन बौनों में से एक जो कुछ बड़ा सा लग रहा था, भोलू से बोला, आप ही हमारे मालिक हो, आप जो भी कहेंगे हम वही करेंगे। भोलू उनको देखकर बहुत हैरान था। वह कुछ घबरा भी गया। हटो हटो, जाओ जाओ, कहीं और जाओ। तुम तो इतने छोटे छोटे बच्चे हो, तुम लोग मेरा क्या काम करोगे। परंतु हमारा घर तो आपका घर ही है, हम और कहाँ जाएं। भोलू चल पड़ा तो उसके पीछे पीछे वे बौने भी चल पड़े। वह अपने घर के पास पहुंचा तो उसकी बीवी उन छोटे छोटे गिलहरी जितने बच्चों को भोलू के पीछे पीछे आते हुए देखकर हैरान रह गई। अरे अरे, ये जीव कौन है, कहाँ से आए हैं, तुम्हारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं, उसने भोलू से पूछा। भोलू ने उसे सारी बात बताई कि कैसे ये सभी उसके खेत में एक कद्दू से निकले हैं। भोलू के कोई बाल बच्चा तो नहीं था। उसकी बीवी उन्हें देखकर खुश हो गई। वाह, कैसा संयोग है कि ये तुम्हारे खेत के कद्दू से निकले हैं। मैं इन्हें अपने बच्चों जैसा ही रखूँगी, मेरा मन भी लगा रहेगा। तभी एक बौना बोला, मालकिन, आप जो भी काम कहेंगी हम सभी वह काम करेंगे और आपके कहे बगैर भी कई काम जो भी हमारे बस के होंगे बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। परंतु अभी तो हमें बहुत भूख लगी है। भोलू की बीवी ने उसे कहा, नहीं, मुझे मालकिन मत बुलाओ, मेरा नाम गौरी है। तुम लोग मुझे गौरी माँ कह कर ही बुलाओ तो मुझे अच्छा लगेगा। बौने भाई बोले, गौरी माँ, हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दो। गौरी ने 13 पत्ते तोड़कर ज़मीन पर बिछा दिए। फिर हर पत्ते पर थोड़ा थोड़ा दाल भात रख दिया। पत्तों की ही छोटी छोटी कटोरियाँ बनाकर उनमें पानी भर दिया। लो, खाओ। सभी बौनों ने पहले हाथ मुंह धोए, फिर सभी मज़े से दाल भात खाने लगे। और लोगे? हाँ हाँ, ज़रा और दो ना गौरी माँ, बहुत दिनों से हमने कुछ नहीं खाया है। गौरी माँ ने थोड़ा थोड़ा दाल भात और सबको दिया। सब ने पेट भर कर खाना खाया। फिर गौरी माँ ने सबको गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े दिए। सभी ने मज़े से गुड़ खाया और सभी हाथ धोकर भोलू की चारपाई के नीचे सोने चल दिए। कुछ देर बाद भोलू और गौरी भी खाना खाकर सोने चले गए। सवेरे जब जरा सी रोशनी हुई और भोलू की आँख खुली तो उसने चारपाई के नीचे देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। आखिर बौने भाई कहाँ चले गए, वह सोचने लगा। सभी बौने भाई पहले तो गौशाला गए। वहाँ उन्होंने बैलों के ऊपर चढ़कर उनकी खूब मालिश की। बैलों को अच्छा लगा। गाय को भी अच्छी तरह सहलाया। सबने मिलकर उनको अच्छा सा गाना भी सुनाया। गाय ने खुश होकर ज़रा ज़्यादा दूध दिया। बैलों ने भी अच्छा काम किया और मज़े मज़े से बैलगाड़ी चलाई।
अगले दिन भी गाय बैलों की सेवा करने के बाद बौने भाई बैलों के पीछे पीछे चुपचाप भोलू के खेतों में पहुंच गए। उन्होंने चुन चुन कर खेतों की घास निकाल दी और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े भी मार दिए। तीसरे चौथे दिन उन्होंने गन्ने के पौधे के अंदर घुसकर उनकी अच्छी तरह निराई गुड़ाई की और उनके खेतों से चूहों को भी भगा दिया। एक सप्ताह के अंदर ही भोलू की फसलें और सभी किसानों की फसलों से कुछ अलग ही दिखाई देने लगी। बिल्कुल साफ सुथरी फसलें, ना कहीं घास पात, ना कोई कीड़ा या चूहा। फसलों के नीचे गुड़ाई की हुई साफ जमीन। गौरी बहुत खुश थी। उसने भोलू से कहा, इन बौने भाइयों के बारे में किसी को भी कुछ मत बताना, वरना लोग इन्हें ले जाएंगे और ना जाने इनके साथ क्या क्या सुलूक हो। ये तो अजूबे ही ठहरे। हाँ हाँ, फिर कहाँ ये हमारा काम कर पाएंगे। तुम ठीक कहती हो। ये खुद भी तो सबसे छुप छुप कर ही सब सारा काम करते हैं, भोलू बोला। गौरी ने बड़े प्यार से सबके लिए एक जैसे कपड़े तैयार किए। जब उसने उनको वे कपड़े पहनाए तो सभी एक जैसे दिखाई देने लगे। तब गौरी ने हर एक की जेब में अलग रंग के धागे से निशान बना दिए कि सभी अलग अलग पहचाने जा सकें। फिर उसने सबको एक कतार में खड़ा करके सबके नाम रख दिए। एकू, दोकू, तीकू, चारू, पाँचू, छेकू, सातू, आठू, नवू, दसू, ग्यारहू, बारहू, तेरहू। इस तरह सभी अपना अपना नाम पहचान गए और जिसको बुलाया जाता वही जवाब देता। जब भोलू की फसल पकी तो सभी बौने भाई ने मिलकर रात रात में सारी फसल काट कर छोटे छोटे गट्ठर बना दिए। फिर जब गट्ठर सूख गए और भोलू उन्हें खलिहान में ले गया तो बौने ने रात दिन लगाकर गट्ठरों से दाने अलग कर ढेर लगा दिए। दूसरे किसानों की फसल तक अभी पूरी कट भी नहीं पाई थी और भोलू की फसल कट कर साफ होकर घर पहुंच गई। उसकी उपज भी सबसे अच्छी थी क्योंकि खरपतवार, कीड़े, चूहे से कोई नुकसान नहीं हुआ था। भोलू की फसल सबसे पहले मंडी पहुंची तो उसे फसल के दाम भी अच्छे मिले। गौरी भी बहुत खुश हुई। वह बौने भाइयों की सुविधा का और भी ख्याल रखने लगी। उसने इस बात की भी एहतियात बरती कि बौने भाइयों के बारे में किसी और को पता न चले। पड़ोसी किसानों की समझ में नहीं आ रहा था कि भोलू के घर में ऐसा क्या जादू हो गया है कि दिन पर दिन वह खुशहाल होता जा रहा है, क्योंकि बौने भाई भोलू का सारा काम छुप छुप कर या अंधेरे में ही कर देते थे और किसी को भी भनक तक नहीं लगने देते थे। अब भोलू को कोई खास काम नहीं करना पड़ता था, फिर भी खुशहाली उसके घर अपने आप आ रही थी। धीरे धीरे भोलू आलसी होता गया। दिन रात खाता पीता और सोता रहता। गौरी को चिंता होने लगी कि ऐसे तो भोलू बिल्कुल निकम्मा होता जाएगा और खा खा कर मोटा होता जाएगा। उसे कई बीमारियां भी लग जाएगी। उसने भोलू को समझाया कि वह कुछ कसरत वगैरह किया करे या खुद ही खेत का काम करे, परंतु बौने भाइयों के होते हुए वह क्यों काम करने लगा। कसरत से तो उसे नफरत थी। गौरी उसे समझा समझा कर थक गई। एक दिन गौरी माँ ने सभी बौने भाइयों को बुलाया और कहा, तुम सब लोग बहुत अच्छे हो, सभी मेहनत और लगन से काम करते हो। मुझे भी तुम बच्चों से बहुत लगाव हो गया है, लेकिन क्या करूं, तुम सभी के इतना अच्छा काम करने से भोलू तो दिन पर दिन निकम्मा और आलसी होता जा रहा है। मैं मानती हूँ कि हम लोग खुशहाल हो रहे हैं, परंतु सभी को अपनी मेहनत की कमाई से ही खुशहाल होना चाहिए। अब भोलू काम करना पसंद ही नहीं करता, इसलिए तुम सबको
चुपचाप कहीं और चले जाना चाहिए। आगे वाला बौना भाई बोला, अगर आप यही चाहती हैं तो हमें जाना ही पड़ेगा। शायद आप लोगों का इतना ही साथ हमारी किस्मत में था, लेकिन हम खुद तो कहीं जा नहीं सकते। आप ऐसा करें कि एक बड़े कद्दू में हमें बैठाकर दूर किसी और किसान के खेत में गाड़ दें। ईश्वर ने चाहत तो उसके खेत में भी एक पौधा हमारे ऊपर उगेगा, वह बहुत बड़ा हो जाएगा। जब वह किसान कद्दू को खोद कर हमें निकालेगा तो इसी प्रकार हम उसके बन जाएंगे और उसी का काम करेंगे। गौरी उसकी बात सुनकर समझ गई कि भोलू के खेत में वह कद्दू कैसे आया होगा। अगले दिन गौरी माँ ने एक बड़ा सा कद्दू मंगवा लिया। फिर बीज निकाल कर सभी बौने भाइयों को उसमें बैठाकर उसके ऊपर अच्छी तरह से कद्दू से बंद कर दिया। कद्दू को बैलगाड़ी पर रखवा दिया। रात को जब भोलू सो गया तो वह चुपके से गाड़ी हाँक कर ले गई। उसने सोचा कि काफ़ी दूर जाकर ही इस कद्दू को किसी खेत में गाड़ना चाहिए ताकि उन बौने भाइयों की खबर उसके गांव तक न पहुंचे। वह चलती गई। करीब 3 घंटे चलने के बाद उसने एक नहर देखी। उसने बैलों को पानी पिलाने के लिए उस नहर के पुल के पास ही गाड़ी रोक दी। फिर उसने सोचा कि वहीं कहीं आसपास किसी खेत में कद्दू को भी गाड़ दे। उसने उतरकर गाड़ी के पीछे से वह भारी कद्दू उठा लिया। घना अंधेरा था। जरा आगे बढ़ी कि उसका पांव एक खूंटे से टकराया और वह धड़ाम से मुंह के बल गिर पड़ी। हाथों से कद्दू छूटकर न जाने नहर की में कहाँ लुढ़क गया। गौरी बड़ी मुश्किल से उठी। यह अच्छा था कि उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। वह अंधेरे में टटोलती हुई गाड़ी तक पहुंच गई। कद्दू और उसमें बैठे बौने भाइयों को उनकी किस्मत पर छोड़कर वह वापस घर चली गई। सुबह भोलू ने पूछा कि बौने भाई कहाँ हैं, तो गौरी बोली, मैं भी सवेरे से उन्हीं को ढूंढ रही हूँ। आसपास तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। पता नहीं रात को कहाँ निकल गए। रात में मुझे कुछ अजीब सी चीखने की आवाज़ आ रही थी। शायद आवारा कुत्ते उन्हें खा गए होंगे। यह सुनकर भोलू को बहुत दुख हुआ, परंतु वह क्या कर सकता था। झक मारकर उसको फिर से अपना सभी काम करना पड़ा। थोड़े दिनों में ही उसे फिर से काम करने की आदत पड़ गई और उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो चला। यह देखकर गौरी को कुछ तसल्ली हुई। हालांकि उसे भी बौने भाइयों से बिछुड़ने का दुख बहुत दिनों तक रहा।